तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हीट एंड टेम्परेचर एंड डिफरेंट स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। हम लोग चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 केमिस्ट्री का पढ़ रहे थे, जिसका नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग। और इसके अंदर हम लोगों ने अभी तक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एज वेल एज जो स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। और आज हम लोग पढ़ने जाएंगे कि हीट और टेम्परेचर क्या होता है। तो हम लोग हीट एंड टेम्परेचर हमारा टॉपिक होगा आज का, कि हीट किसे कहते हैं और टेम्परेचर किसे कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हीट के बारे में एंड देन वी विल टॉक अबाउट टेम्परेचर। पहले हम लोग हीट के बारे में बात करते हैं। हीट से आप क्या समझते हैं? तो एक बात पहले आप ये समझ लें कि हम लोग काइनेमेटिक्स के अंदर ये पढ़ते हैं कि जब भी किसी बॉडी के अंदर हम फोर्स लगाते हैं, अगर किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाएं तो वो बॉडी अपनी जगह से डिस्प्लेस होता है। और फिर हम ये बोलते हैं कि जो हमने फोर्स लगाया किसी बॉडी के ऊपर, वो एक्चुअली में मैंने उसके ऊपर एक वर्क किया, दैट इज़ मैकेनिकल वर्क। और वो वर्क जो मैंने उसके ऊपर किया, उसको मूव कराने के लिए अपने इनिशियल पोजीशन से, वो उसके अंदर स्टोर हो गया एज ए एनर्जी। और फिर वो किसी वेलोसिटी से मूव करने लगा, तो जो मैंने काम किया था वो ही वर्क उसके अंदर एज ए एनर्जी के फॉर्म पे स्टोर हो गया। तो यहाँ पर हुआ क्या, तो एक्चुअली में इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। आपके बॉडी में जो एनर्जी स्टोर था, आपने उसको ट्रांसफ़र कर दिया एक बॉडी के अंदर। लेकिन ये जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हुआ है, इसमें एक मैकेनिकल वर्क हुआ। वर्क इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने एक बॉडी को फोर्स लगाया और वो बॉडी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया। तो आपका जो फोर्स था, आपने जो मैकेनिकल फोर्स लगाया, वो इसलिए लगाया क्योंकि आपके अंदर मस्कुलर एनर्जी थी। एंड दिस एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू अदर फॉर्म, दैट इज इफ द बॉडी इज इन मोशन देन इट विल बी काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो एनर्जी इसके अंदर आई, इस एनर्जी का जो ट्रांसफ़र हुआ, आपके मस्कुलर एनर्जी का ट्रांसफ़र काइनेटिक एनर्जी में हुआ, ये हुआ बिकॉज ऑफ मैकेनिकल वर्क। तो अगर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, बट ड्यू टू सम मैकेनिकल वर्क, तो वो हम लोग पहले पढ़े हैं या आगे जाके आप क्लास 9 में पढ़ोगे, तो वो नॉर्मल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेकिन हीट एक स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी है। हीट जो है एक स्पेशल फॉर्म है एनर्जी का, जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र तो होता है, और लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र जो होता है वो यूनिडायरेक्शनली होता है, फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। और इसमें कोई भी मैकेनिकल वर्क डन परफॉर्म नहीं होता है। तो अगर हीट को हम डिफ़ाइन करें तो वी कैन डिफ़ाइन हीट एज हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that can transfer from hot body to cold body without any mechanical वर्क। बिना किसी मैकेनिकल वर्क किए अगर एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इस टाइप के ट्रांसफ़र को हम लोग हीट ट्रांसफ़र कहते हैं। यानी कि इसी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी को हम लोग हीट कहते हैं। अब अगर किसी बॉडी ये तो आप चूँकि क्लास 9 में है तो आपको ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना, लेकिन अगर आपके पास कोई बॉडी है और उस बॉडी की अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो हम ये समझते हैं कि किसी बॉडी के अंदर पार्टिकल जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मोशन में होता है, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं ब्राउनियन मोशन। अब जब पार्टिकल मूव करता है तो उसके अंदर एक्चुअली में दो तरह की एनर्जी होते हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी होता है और काइनेटिक एनर्जी होता है। तो आपके पास अगर कोई सैंपल है, कोई मटेरियल है, तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स, एंड each atoms are moving from initial position to final position in a zigzag manner or random motion. So particle is constantly moving. अगर हर एक पार्टिकल की बात करें, जब पार्टिकल मूव करता है तो उसके अंदर दो तरह की एनर्जी होती है। तो एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, और इस तरीके से जितने ये पार्टिकल है, और अगर सारे पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हम ऐडअप कर दें, तो हमको जो टोटल एनर्जी मिलेगा वही एनर्जी एक्चुअली इस बॉडी के अंदर हीट के फॉर्म में होता है। काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल के मोशन की वजह से आता है, और पोटेंशियल एनर्जी जो पार्टिकल के पोजीशन की वजह से आता है। तो एक्चुअली हीट जो है वो टोटल सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी है एक बॉडी के अंदर, एक मैटर के अंदर
जितने भी मॉलिक्यूल्स या एटम है सबका। तो अगला पॉइंट हम लोग ये बना सकते हैं कि हीट इज़ या इट इज़ द टोटल काइनेटिक एनर्जी, total sum of kinetic energy and potential energy obtained by molecules of matter, जो ही मैटर है उसके मॉलिक्यूल्स या उसके एटम का। अब चूँकि हीट का जो ट्रांसफ़र होता है, मैंने कहा कि वो हमेशा आपको यूनिलैटरली होता है। इट मीन्स हीट ऑलवेज ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आप एक गर्म चाय का प्याला अगर आप ला कर कहीं पर रख देते हैं या कोई भी गर्म खाना रखते हैं तो आफ्टर सम टाइम वो ठंडा हो जाता है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो हीट की अगर बात करेंगे तो दो बॉडी हमारे पास है, एक सराउंडिंग और एक चाय का जो आपके पास कप है। वो चाय का कप जो है उसका हीट ज़्यादा है, उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, और जो हम बोलेंगे कि वो हॉट है और जो सराउंडिंग है वो कोल्ड है। तो हीट का जो ट्रांसफ़र होगा वो उस हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में होगा, और जो चाय की कप है उससे हीट और एनर्जी ट्रांसफ़र होना स्टार्ट होगा सराउंडिंग में। और ये ट्रांसफॉर्मेशन तब तक होता रहेगा जब तक चाय के प्याली में जो चाय है एज़ वेल एज सराउंडिंग है दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो इसका मतलब यह होगा कि हीट जो ट्रांसफ़र होता है या फ्लो ऑफ एनर्जी जो होता है वो हमेशा होता है हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी। तो हम लिख सकते हैं कि हीट दैट इज़ इट भी लिख सकते हैं। तो इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। ये हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ ही ट्रांसफ़र होता है। अगर हम हीट की बात करें तो चूँकि ये एक्चुअली में एनर्जी का फॉर्म है, तो जब ये एनर्जी का फॉर्म है तो इट हैज़ एबिलिटी टू डू वर्क। तो बिकॉज ये एनर्जी है एंड एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क, तो हम कह सकते हैं कि हीट हैज़ या इट हैज़ अ वर्किंग कैपेसिटी। ये काम कर सकता है। अगर आपके पास हीट है तो आप इससे कुछ काम करवा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप ध्यान दोगे, हमारे पास पहले स्टीम इंजन हुआ करता था और स्टीम इंजन में हम लोग कोल को बर्न किया करते थे और हीट जनरेट किया करते थे, और उस हीट की मदद से हम लोग ट्रेन को मूव कराया करते थे। तो हम कह सकते हैं कि हीट हैज़ कैपेसिटी और एबिलिटी टू परफॉर्म और टू डू वर्क। इसके अलावा एनर्जी का हीट का जो यूनिट होता है वो सेम होता है जो एनर्जी का यूनिट होता है। तो इसका ऐसा यूनिट जो होता है इट्स ऐसा यूनिट इस जूल। इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो जूल होता है। आप ख्याल रखेंगे कि जूल जो है वो एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया था, प्रिस्कॉट जूल का नाम था, इसीलिए आप जे छोटा लिखेंगे और जो इसका यूनिट होगा वो जे कैपिटल लिखेंगे। अगर हीट किसी बॉडी से मेज़र करना होता है तो हीट मेज़र करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका हम लोग बोलते हैं कैलोरीमीटर। तो इट इज़ मेजर्ड बाय कैलोरीमीटर, इसके अलावा हम लोग ये सारी बातें आपको हीट के लिए है। अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर क्या होता है, तो टेम्परेचर को हम लोग इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, कोई बॉडी अगर हॉट है तो कोई बॉडी कितना हॉट है या कितना कोल्ड है, इसकी डिग्री के मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। इसीलिए टेम्परेचर को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि टेम्परेचर इज़ व्हाट, तो टेम्परेचर इज़ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। कोई बॉडी अगर गर्म है तो कितना गर्म है और अगर ठंडा है तो कितना ठंडा है। अगर इस चीज़ को हम मेज़र करते हैं, इसकी डिग्री को मेज़र करते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ hotness and coldness of a body, hotness or coldness of a body। Heat is a form of energy, but temperature is not a form of energy. It just indicate whether the body, how much is the body hot or cold। इसके अलावा अगर हम एक पार्टिकल, एक कोई मटेरियल लें, कोई मैटर लें और इस मैटर के टेम्परेचर को मेज़र करेंगे तो टेम्परेचर जो आता है एक्चुअली में वो एवरेज होता है। जितने भी पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, जो इसके अंदर रैंडम मोशन होता है, जो पार्टिकल रेस्ट में उसकी नहीं, जो पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं सिर्फ उसकी बात करते हैं, तो सारे के सारे पार्टिकल का अगर काइनेटिक एनर्जी निकालने और उसका एवरेज ले दें तो हमको टेम्परेचर मिल जाता है। तो टेम्परेचर एक्चुअली में क्या है, it is the average kinetic energy of molecules of matter
मैटर के मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी का एवरेज लेंगे तो हमको टेम्परेचर मिल जाएगा। इसके अलावा टेम्परेचर जो है इसकी बात करें अगर तो हीट देते हैं टेम्परेचर राइज़ होता है, किसी बॉडी को अगर हीट कर लें तो इससे टेम्परेचर राइज़ होता है, और किसी बॉडी को अगर हम लोग ठंडा कर दो टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है। तो टेम्परेचर राइजेस व्हेन हीटेड एंड फॉल्स डाउन व्हेन कूल्ड। जब कूल करेंगे तो ये टेम्परेचर कम हो जाता है। इसके अलावा चूँकि टेम्परेचर जो है ये एक एनर्जी का फॉर्म नहीं है, इसीलिए टेम्परेचर के पास कोई कैपेसिटी या कोई एबिलिटी नहीं होता टू परफॉर्म वर्क। तो हम लिख सकते हैं कि इट डज नॉट हैव अ वर्किंग कैपेसिटी। With the help of temperature, we cannot perform any work because it is not a form of energy. Energy can only perform work. इसके अलावा अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसका SI यूनिट जो होता है, its SI यूनिट इज़ केल्विन। इसका SI यूनिट जो होता है वो केल्विन होता है। नेम आफ्टर द साइंटिस्ट लॉर्ड केल्विन, इसीलिए आप केल्विन का K छोटा लिखेंगे और जब इसका सिंबल लिखेंगे तो K बड़ा लिखेंगे। अब ये तो ऐसा यूनिट है, इसके अलावा और बहुत सारा कॉमन यूनिट यूज़ किया जाता है जिसके बारे में हम लोग अलहदा सेपरेटली बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग हीट को तो मेज़र कैलोरीमीटर से करते हैं। टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए सबसे कॉमन इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो थर्मामीटर होता है। तो हमें याद रखना है कि इट इज़ मेजर्ड बाई थर्मोमीटर। फिर हम लोग यहाँ पढ़ते हैं कि थर्मामीटर हमारे पास बहुत तरह का होता है। लेबॉरेटरी थर्मामीटर होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर और डिजिटल थर्मामीटर होता है। ये आपके छोटे क्लास में आपको पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना। तो अभी हमको सिर्फ ये पढ़ना है कि अगर ऐसा यूनिट टेम्परेचर का केल्विन होता है तो हमारे पास डिफरेंट स्केल ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर क्या है। ऐसे मैंने आपको कहा कि ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर को हम सिर्फ केल्विन में मेज़र करते हैं। नॉर्मल लाइफ में जो हमको फीवर आता है या बॉडी टेम्परेचर मेज़र करते हैं वो हम कभी भी केल्विन में मेज़र नहीं करते हैं, वो हमेशा हम लोग मेज़र करते हैं किसी दूसरे यूनिट में, दैट व्हाट वी कॉल फ़ारेनहाइट। इसके अलावा हम लोग अगर लेबॉरेटरी में कोई काम करते हैं और अगर किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर मेज़र करना होता है तो वी कैन नॉट मेज़र इट इन केल्विन और फ़ारेनहाइट बट वी विल मेज़र इन डिग्री सेल्सियस। सो हमारे पास मोर और लेस और भी अदर टाइप ऑफ टेम्परेचर मेज़र करने की यूनिट हैं अलॉन्ग विथ ऐसा यूनिट दैट इज़ केल्विन। तो हम लोग यहाँ पर टोटल 3 तरह का स्केल्स पढ़ेंगे इन ऑर्डर टू मेजर द टेम्परेचर या मेजरिंग टेम्परेचर। सबसे पहला उसमें आपको सेल्सियस स्केल होगा, फिर आपको फ़ारेनहाइट स्केल होगा एंड देन केल्विन स्केल होगा। और इन सब का हम कन्वर्जन पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन, फ़ारेनहाइट इंटू डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट इंटू केल्विन एंड वाइस वर्सा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसमें डिफरेंट स्केल ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, डिफरेंट scales of measuring temperature। डिफरेंट स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। सबसे पहला स्केल जो हमारे पास होगा उसका नाम होगा सेल्सियस स्केल। सेकेंड स्केल जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग फ़ारेनहाइट स्केल। और थर्ड स्केल जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर वो हमारे पास होगा केल्विन स्केल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्सियस स्केल की। सेल्सियस स्केल में आप ये याद रखेंगे कि इसको हमेशा डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय डिग्री सेल्सियस। इट इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय डिग्री सेल्सियस। और जो सेल्सियस स्केल आपके पास होता है, सेल्सियस स्केल की अगर बात करें तो सेल्सियस स्केल में हम लोग 3-4 पॉइंट की बात करेंगे। जैसे अगर टेम्परेचर मेजर करेंगे और डिग्री सेल्सियस में 40 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग यहाँ पर 3-4 फिक्स पॉइंट की बात करते हैं। जैसे वाटर का अगर कंडीशन है प्योर वाटर का, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है जिसको आइस पॉइंट कहते हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है जिसको स्टीम पॉइंट कहते हैं, और नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। इसके अलावा एब्सोल्यूट ज़ीरो कितना होता है वो भी देखेंगे हम लोग। पर उससे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, इस सब की बात करते हैं हम लोग। पहले बात करते हैं आइस पॉइंट कितना होगा। आइस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर अपर लोअर फिक्स पॉइंट भी कहेंगे, क्योंकि हम लोग एक फार्मूला बनाएंगे और उस फार्मूला में हम लोग लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट का यूज़ करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर लोअर फिक्स पॉइंट भी इसकी जगह पे लिखना है। आइस पॉइंट को हम लोअर फिक्स पॉइंट बोलेंगे, लोअर फिक्स पॉइंट।
शॉर्ट में इसको हम लोग LFP भी कह सकते हैं, LFP। तो आइस पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस, आइस पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको हम बोलेंगे लोअर फिक्स पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस, ये बराबर आपको होता है 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इवन मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आगे देखेंगे हम क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज फ्रीजिंग पॉइंट। इसके अलावा अगर हम स्टीम पॉइंट की बात करें, स्टीम पॉइंट की बात करें जिसको हम लोग बोलते हैं अपर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट, तो ये आपको हम लोग इसको UFP लिख सकते हैं। और ये जो होता है वो आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी वाटर जो बॉयल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, या फिर आपको स्टीम जो कंडेंसेट होता है, सॉरी, या फिर आपको स्टीम जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है एट दिस टेम्परेचर टू। क्योंकि अभी आपको टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ाएं इसलिए टर्मिनोलॉजी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात करें, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो वो आपको बराबर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। नाउ हम लोग अब नेक्स्ट स्केल की बात करते हैं जो हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल है। और तीनों ही स्केल में हम लोग यही 3 पॉइंट की बात करेंगे। फ़ारेनहाइट स्केल, अगर फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो इसको डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसमें जो आपको आइस पॉइंट होता है, यानी कि इसको हम लोग लोअर फिक्स पॉइंट कहते हैं, या फिर LFP, ये बराबर आपको होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका जो स्टीम पॉइंट होता है दैट व्हाट वी कॉल अपर फिक्स पॉइंट UFP, ये बराबर होता है आपको 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो इसका नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, वो बराबर आपको होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर हम लोग अगर थर्ड स्केल की बात करें दैट इज़ आवर केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल के अंदर इसको हम लोग पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये पहले देख लेते हैं हम लोग। तो इट इज़ डिनोटेड बाय केल्विन। इसमें डिग्री नहीं लगाते हैं, ये सिर्फ केल्विन में डिनोट करते हैं इसको। आइस पॉइंट जो होता है इन केल्विन, जिसको हम लोग बोलते हैं LFP बोलते हैं, लोअर फिक्स पॉइंट, ये होता है आपको 273 केल्विन। हालांकि 0.15 या 0.16 भी लिखा आता है, हम वो नहीं लिख रहे हैं, 273 केल्विन। स्टीम पॉइंट जो होता है आपके पास, स्टीम पॉइंट UFP, ये आपको होता है 373 केल्विन। आपको याद रखना है कि जो टेम्परेचर मेजर करने का ऐसा यूनिट है वो केल्विन है, तो एब्सोल्यूट यूनिट यही होता है टेम्परेचर मेजर करने का, केल्विन, और ये दोनों प्रैक्टिकल यूनिट कहलाता है। इसके अलावा अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की बात करें, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन केल्विन, ये बराबर होता है 310 केल्विन। अब हम तीनों स्केल में एक कंपैरिजन कर लेते हैं, क्विक कंपैरिजन, ताकि आपको याद रहे वही नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट, और फिर हम लोग फार्मूला स्केलिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिग्री सेल्सियस से बात करें तो LFP यानी लोअर फिक्स पॉइंट जो होता है डिग्री सेल्सियस में, वो आपके पास होता है 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ हम 0 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। और जब फ़ारेनहाइट पे जाते हैं तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जब केल्विन में जाते हैं तो 273 केल्विन होता है। अगर हम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बात करें तो इन डिग्री सेल्सियस इट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, इन डिग्री फ़ारेनहाइट 98.6 एंड इन केल्विन 310 केल्विन के बराबर होता है। अगर हम अपर फिक्स पॉइंट बात करें तो ये आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस, ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये आपके पास होता है 373 केल्विन, 373 केल्विन फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस। अगर हम एब्सोल्यूट ज़ीरो की, हम लोग 0 डिग्री केल्विन की बात करेंगे कि अगर आपके पास टेम्परेचर हो 0 डिग्री केल्विन, इसी को हम लोग एब्सोल्यूट ज़ीरो बोलते हैं। 0 डिग्री केल्विन जो होता है इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो बोलते हैं। अगर 0 डिग्री केल्विन हो तो फिर डिग्री सेल्सियस में कितना वैल्यू होगा और डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना वैल्यू होगा। तो डिग्री सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और जब हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो 459.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर हो जाएगा। इसमें अभी हम लोग ये कैसे निकाला है इस चीज़ को हम लोग ये फार्मूला कन्वर्जन के फॉर्म में भी देख लेंगे। तो नाउ हम लोग बात करते हैं कन्वर्जन रूल की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको मदद करेगा इन ऑर्डर
टू कन्वर्ट एनी टेम्परेचर ऑन वन स्केल टू डिफरेंट स्केल। कन्वर्जन रूल की अगर बात करें तो कन्वर्जन रूल बताने से पहले कुछ बातें बता दें। यहाँ पर अगर हम लिखते हैं T डिग्री यानी डिग्री TC, इसका मतलब होता है टेम्परेचर ऑन केल्विन, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। इसका मतलब टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल होगा, सेल्सियस स्केल होगा। अगर हम कहीं पे लिखते हैं TF, तो TF का मतलब स्मॉल f लिखते हैं, TF का मतलब होगा यहाँ पर टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। और अगर हम कहीं पे लिखते हैं TK, तो इसका मतलब होता है टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। इस बात को आप पहले याद रखेंगे। फिर उसके बाद एक आप कन्वर्शन रूल लिखेंगे। वो रूल ये होता है कि सबसे पहले आप TC लिखेंगे, TC दैट इज़ टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस माइनस LFP इन डिग्री सेल्सियस। पहले डिग्री सेल्सियस की बात करें, फिर डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर केल्विन। इन बगल में हम लिखेंगे LFP दैट इज़ लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाई UFP दैट इज़ अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। डिग्री फ़ारेनहाइट में यहाँ आप टेम्परेचर जो आने वाला डिग्री फ़ारेनहाइट में रिक्वायर्ड टेम्परेचर वो होगा माइनस LFP इन डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस UFP माइनस LFP। जैसे ही आप केल्विन पे आओगे टेम्परेचर ऑन केल्विन जो आपको आएगा माइनस LFP केल्विन का LFP अपॉन केल्विन का UFP माइनस केल्विन का LFP। अगर आप इसके बाद लिखेंगे तो ये टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू लोअर फिक्स पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस 0 के बराबर है 0, अपर फिक्स पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस 100, लोअर फिक्स पॉइंट 0। इसके अलावा यहाँ देखोगे टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस LFP 32 अपॉन UFP 212 माइनस 32 इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल माइनस LFP का वैल्यू 273 डिवाइडेड बाई 373 माइनस 273, 373 अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। एक बार और देखें तो ये TC अपॉन 100 हो जाएगा इज इक्वल टू TF माइनस 32 अपॉन, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 180 हो जाएगा इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल माइनस 273 अपॉन 100 हो जाएगा। तो ये आपके पास एक फाइनल फार्मूला मिल गया आपको इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एनी टेम्परेचर इनटू अदर टेम्परेचर स्केल। किसी भी टेम्परेचर के वैल्यू को एक स्केल से अगर दूसरे स्केल के टेम्परेचर में मेजर करना होगा तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और अगर आपको याद है तो डायरेक्ट याद करेंगे आप, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस स्केल अपॉन 100 टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180 माइनस टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273 बाई 100। अब हम लोग यहाँ से चाहें तो जो छोटे क्लासेस में जो फार्मूला पढ़े थे उसको ये बना सकते हैं। एक दो फार्मूला इससे हम लोग कंप्यूट कर लेते हैं बाई टेकिंग। पहले आप लोग एक फार्मूला बना लें। इससे आपको याद तो यही रखना है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्विंग करोगे कन्वर्ट करोगे तो यही याद रखोगे, लेकिन जो छोटे क्लास में फार्मूला बनता था उसको एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपके पास TC अपॉन 100 इज इक्वल टू TF माइनस 32 अपॉन 180। अगर इसको सॉल्व करें TC का वैल्यू निकालें तो TC का वैल्यू क्या होगा, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये 2 से 5 टाइम है, 2 से 9 टाइम है, 5 इधर जाएगा तो ये 5/9 और TF माइनस 32। याद करिए फार्मूला आपने पढ़ा था छोटे क्लास में कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर निकालना हो, फ़ारेनहाइट में गिवन हो तो फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर को 32 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आपने कुछ ऐसा पढ़ा होगा, डिग्री सेल्सियस FC इज इक्वल टू F/9, यहाँ पर आता F माइनस 32, कुछ ऐसा पढ़ा होगा। ये बिल्कुल सेम फार्मूला है ऊपर। इस तरीके से आप अगर TF का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से TF का वैल्यू निकल जाएगा F का वैल्यू, सिर्फ TF की जगह पे F लिख रहे तो 9 ऊपर चला जाएगा तो ये 9/5 इंटू C और फिर यहाँ प्लस 32, ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। तो आप चाहें तो फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, यू डोंट नीड टू ड्राइव। जैसे आपको हम कन्वर्ट करके दिखाते हैं, कुछ क्वेश्चंस कन्वर्ट करके दिखाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर, कन्वर्ट माइनस 40 डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको करना यह है कि डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना माइनस 40 डिग्री सेल्सियस को। चलिए हम क्या जानते हैं कि TC अपॉन 100, क्योंकि ये डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू TF माइनस 32 अपॉन 180 डिग्री। तो आपको इसका वैल्यू गिवन है माइनस 40, तो यहाँ माइनस 40 अपॉन 100 रखेंगे इज इक्वल टू TF माइनस 32 अपॉन 180 डिग्री, 180 सॉरी इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस 4 इंटू 18 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 72 और इधर आके प्लस हो जाएगा 32 इज इक्वल टू TF। तो अगर TF का वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो TF का वैल्यू जाएगा माइनस 40, यानी टेम्परेचर जो हो गया F वो बराबर हो गया माइनस 40 डिग्री
फ़ारेनहाइट, TF का वैल्यू। यानी आपको यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव्स का क्वेश्चन ही बन गया कि टेम्परेचर के किस वैल्यू के लिए डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है। तो आप यहाँ से देख रहे हो स्टार बना के कि -40 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये बराबर होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इकलौता टेम्परेचर जिसके लिए होता है और किसी टेम्परेचर के लिए ऐसा कभी नहीं होता। अगर एक क्वेश्चन और कन्वर्ट करने के लिए तो हम लिखते हैं यहाँ पर कन्वर्ट 310 केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। आपके पास केल्विन में गिवन है और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग इस फार्मूला को यूज़ करेंगे, बीच वाले को स्किप करेंगे। डिग्री सेल्सियस है और केल्विन है, डिग्री सेल्सियस केल्विन, तो T/TC/100 हम जानते हैं ये फार्मूला। ये पहला क्वेश्चन था आपके पास, ये से दूसरा क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि TC/100 ये बराबर है TK - 273/100। इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे आप कि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। TC का वैल्यू आपको निकालना है, तो TC क्या हो जाएगा, TK - 273। तो अगर हमको TC निकालना है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू TK का वैल्यू हमको गिवन है 310 - 273। सॉल्व करेंगे 37 आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में 37 हो गया। इसी और ये जो मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा है ना, यही वाली पार्ट को आपको बुक में कुछ ऐसा लिखा है कि डिग्री सेल्सियस का फार्मूला होता है K - 273। आप बुक जब पढ़ोगे तो, और इसको ऐसे लिख सकते हैं K = C + 273। ये भी सही है क्योंकि आपके बुक में सिर्फ यही कन्वर्जन पढ़ना है और दूसरा कन्वर्जन नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके से आप किसी भी टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं, वेदर यू हैव टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन, और केल्विन इंटू डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट इंटू केल्विन। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है आपके लिए बनाने के लिए। कन्वर्ट द फॉलोइंग, ये इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग, पहला आपको है कन्वर्ट करना है से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को इनटू डिग्री सेल्सियस। सेकंड नंबर आपको करना है 410 केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। फिर आपको करना है 37 डिग्री सेल्सियस इंटू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर आपको करना है 0 केल्विन इंटू फ़ारेनहाइट। इतना क्वेश्चन आप बनाएंगे ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। अब हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर का कन्वर्जन पढ़ लिए हैं। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर होगा। जो कि स्टेट ऑफ मैटर हम लोगों ने पढ़ा है कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, हालांकि 5 होता है, बट हम लोगों ने स्टार्टिंग में 3 के लिए ही पढ़ा था। उसमें एक आपके पास सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। अब क्या सॉलिड, लिक्विड, गैस एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकता है? तो ये हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लास में।